नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। ये विशेष कार्यक्रम है अंदर की बात और अंदर की बात कार्यक्रम में आज मैं जिस खबर की चर्चा करने जा रहा हूँ वो खबर अगर वाकई सच साबित होती है तो यकीन मानिए ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ी खबर होगी। खबर यह है कि आज महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं शमशेर खान। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 26/11 में जो इकलौता जिंदा आतंकी पकड़ा गया था अजमल आमिर कसाब, उसके पास से एक फ़ोन मिला था। ये फ़ोन उस समय परमवीर सिंह जो कि पूर्व कमिश्नर है मुंबई के, उस वक्त वो एटीएस के चीफ थे। ये फ़ोन उनके हाथ लग गया था, लेकिन उन्होंने इस फ़ोन को जांच में शरीक नहीं किया। ये फ़ोन कहाँ गया, आज तक इसका कोई अता पता नहीं है। जाहिर तौर पर कसाब उस फोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में था। आरोप यह भी है कि हिंदुस्तान में भी उसका लगातार कुछ लोगों से वो फोन पर बातचीत कर रहा था। अगर ये आरोप सच है और परमवीर सिंह ने उस फोन को जांच में का हिस्सा नहीं बनाया तो वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। और इसी खबर की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर हैं। राणा सर, पहली नज़र में ये जो आरोप है शमशेर खान का, मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या आता है सर? मुझे लगता है कि पुलिस का अधिकारी एक जिम्मेदारी के साथ काम करता है और एक शपथ के साथ कि देश और समाज के लिए कुछ भी ऐसा है जो खतरनाक है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। शमशेर खान पठान को रिटायर हुए भी बहुत समय गुजर गया है। अचानक आज उनको ये आकाशवाणी होती है या उनको इल्हाम हो जाता है कि यह बात आपको अब करनी है कि कसाब के पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था और वो मोबाइल फ़ोन उस समय एटीएस चीफ थे परमवीर सिंह, उन्होंने ले लिया था और बाद में जांच में उन्होंने उसको शामिल नहीं किया। और यह बात उन्होंने खुद के हवाले से नहीं कही है, बल्कि जिस थाने में यह पूरा मामला था वहाँ का जो इंस्पेक्टर है कोई माली साहब, हाँ, एनआर माली, उनके बैचमेट भी हैं, तो उनके हवाले से कह रहे हैं कि मेरी उनकी बात होती रही और बार बार उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने तक दिया नहीं है। यह बात उन्होंने उस समय जो साउथ मुंबई जोन के कमिश्नर थे कोई वेंकटेशन साहब, उनसे भी कही थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो रिकॉर्ड बना उस रिकॉर्ड में ये मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं है। तो 2008 की घटना 2021, तो आपके 13 साल बाद अचानक आपको यह ज्ञान हो जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो राजनीति है और उस राजनीति से जितनी भी चीज़ें जुड़ती चली जाती, उन सब के भीतर जो कुछ भी पैदा होता है अचानक, आप उस पर पहले संदेह कीजिए, उस पर पहला सवाल कीजिए कि भैया अचानक ही कैसे पैदा हो गया। अगर आप इतने बड़े देशभक्त थे तो कभी आपने नहीं कहा, कहीं कोई इशारा भी किया होता, कहीं कुछ दर्ज भी कराया होता, तो आप सन्नाटे से निकल के अचानक शोर मचाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी जी। यकीनी तौर पर शक शंका सवाल तो खड़े होते हैं। एक बार इस चेन को मैं दर्शकों को समझा देता हूं। असल में महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड एसीपी है शमशेर खान। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि उसी वक्त उनके एक बैचमेट थे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एनआर माली, जो कि पाइधनी पुलिस स्टेशन में उस समय मौजूद थे। एनआर माली ने उनसे ये बात कही कि एक फ़ोन मिला है कसाब के पास से और उस फ़ोन को एक कांस्टेबल मिस्टर कांबले साहब थे, कांबले साहब ने अपने हाथों से वो फ़ोन परमवीर सिंह को दिया था। ये जानकारी एनआर माली ने शमशेर खान को दी। अब इस बात को लेकर के शमशेर खान जो है मुंबई साउथ के कमिश्नर थे वेंकटेशम, उनसे जाकर के मिले, उनको बताया। शमशेर खान ये भी कहते हैं कि वो खुद व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर के परमवीर सिंह से उस समय मिले थे और उन्होंने ये बात कही थी कि आपने उस फ़ोन को जांच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, तो परमवीर सिंह ने उन्हें धमका करके अपने ऑफिस से भगा दिया। सर, अब यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की जो रस्साकसी चल रही है, इसमें क्या है कि नवाब मलिक रोज़ाना सामने आए, आकर के आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद वो समीर वानखेड़े के प्रति डेली कुछ ना कुछ बम्बार्डमेंट करते रहे। तो एक आम आदमी के जहन में ये बात गई कि समीर वानखेड़े ने चूँकि उनके दामाद समीर खान को जेल तक पहुँचाया था, तो हो सकता है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई भी हो। ठीक उसी तरीके से
परमवीर सिंह जो कि लगातार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जो उन्होंने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया है, अब ये 100 करोड़ की वसूली सिर्फ अनिल देशमुख तक पहुंच रही थी या उसके ऊपर भी जा रही थी? क्या इसमें और भी लोगों की गर्दन फंसती नजर आ रही है? तो ऐसी सूरत में क्या ये नया जिन्न उठाया गया है? ठीक उसी तरीके से जैसे समीर वानखेड़े की का कैरेक्टर असैसिनेशन हो, इनको जांच में मतलब उनकी जांच पर सवाल खड़े किए जाएं, उसी तरीके से परमवीर सिंह कुछ नए खुलासे ना कर दें तो परमवीर सिंह पर ऐसे आरोप लगाओ और इतने बड़े आरोप लगाओ। क्या आप इसमें कुछ समानता देखते हैं? जब किसी मामले में बहुत झोल हो जाए, घालमेल ज़्यादा हो जाए, इतने उसके सिरे खुल जाएं कि आम आदमी को समझ में नहीं आए कि सच क्या है और हो क्या रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका अंजाम कहीं नहीं जाने वाला है। और वो एक संगीन मामला है। कोई बड़ा राजनेता उसमें फंसा हुआ है, या हो सकता है कोई राजनेता किसी बड़े अधिकारी को बचाने में लगा हुआ हो या किसी अपने आदमी को बचाने में लगा हुआ हो। इस तरह के मामलों में आप देखेंगे कि इतने सिरे खुल जाते हैं और सब कुछ जो है वो एक घनचक्कर सा बन जाता है। इसको आप देखिए कि परमवीर सिंह के खिलाफ मामले जुलाई में दर्ज हुए, मुझे जब 5 या 6 मामले उनके खिलाफ दर्ज हो गए हैं। ठीक वही जो गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ थे, वसूली के तो मामले, अनिल रंगदारी देशमुख के रंगदारी के मामले हैं, तो आपने रंगदारी के मामले किए। अब चूंकि उसमें एटीएस भी है, एनआईए भी है, एनआईए मामला जांच कर रहा है जो विस्फोटक अनिल अंबानी के जीप में विस्फोटक रख करके जी। और एंटीलिया के बाहर जो मामला रखा गया था, और उसमें वो जीप जिस मालिक की थी जिसकी हत्या हो गई थी, हिरेन मनसुख हिरेन, तो उनकी हत्या को लेकर के एनआईए घुसा पड़ा है। सीबीआई इसमें है। सीबीआई जो है अनिल देशमुख के खिलाफ जो 100 करोड़ की उगाही का मामला है उसकी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस जो है उसने मामला दर्ज किया है कि भैया आप जो रंगदारी मांग रहे कमिश्नर थे और कमिश्नर होकर के आपने जो रंगदारी मांगी उसके लिए आकर के आप यहाँ जवाब दीजिए। अब हाल ही में शरद पवार ने एक बयान दिया है कि मेरे मंत्री को और मेरे लोगों को जिन लोगों ने फंसाया है उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कौन कह रहे हैं? शरद पवार कह रहे हैं। इस देश के बड़े दिग्गज नेताओं में आते हैं, ताकतवर माना जाता है। महाराष्ट्र में तो उनके मुकाबले कोई दूसरा है ही नहीं। पर सर ये वही शरद पवार है जो दो बार अनिल देशमुख के पक्ष में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने गृह मंत्री को आखिर तक नहीं हटाया। जब तक मामला सीबीआई ने दर्ज नहीं कर लिया तब तक वो अपनी जगह पर बने हुए थे और अनिल देशमुख की लगातार वो पैरवी करते रहे। अगर उनकी चलती तो अनिल देशमुख हटते ही नहीं। तो अनिल देशमुख के ऊपर परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी के जरिए आरोप लगाया कि 100 करोड़ की उगाही ये कर रहे थे, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। परमवीर सिंह फरार हो गए। परमवीर सिंह कहना ये था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम गए तो हमको सांस नहीं मिल रही है, अगर हमको बाहर निकलने की इजाज़त दीजिए तो हम आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, आपके खिलाफ मुंबई पुलिस ने जितने भी मामले दर्ज किए हैं आप जांच में सहयोग कीजिए, क्योंकि सब में आप एनआईए के मामले में भी आप हैं, विस्फोटक रखने का उसके मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उसमें कैसे ये हो गया। दूसरा ये है कि आपने आरोप लगाया अनिल देशमुख के ऊपर कि 100 करोड़ की उगाही करवाते थे, तो लाजमी है कि आपसे पूछताछ होगी। आपके खिलाफ कुछ मामले हैं मुंबई पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं कि आप खुद उगाही कर रहे थे, तो इन सभी मामलों में आपका होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप जांच में सहयोग कीजिए। मुंबई पुलिस ने क्या किया था? मुंबई पुलिस ने जाकर के इनको भगोड़ा घोषित करवा दिया किला कोर्ट से। अब कानून ये कहता है कि जिस दिन भी आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा उसके 30वें दिन के बाद से आपकी संपत्ति कुर्क होना शुरू हो जाएगी। संपत्ति की जो लिस्ट बनाई गई उसमें 11-12 करोड़ के आसपास की संपत्ति मुंबई पुलिस कमिश्नर की है। यह भी अपने आप में एक सवाल है कि 2-2.5 रुपये जिसकी सैलरी है उसकी 12 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ जाती है। लेकिन इनको लगा कि संपत्ति कुर्क हो जाएगी, गिरफ्तारी अब होगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होगी, तो आप अब आइए। इसलिए आज इतने दिनों बाद वो मुंबई पहुंचा। अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि हम लोग भी चला रहे हैं, हेडलाइंस में सुर्खियों में हम चर्चा कर रहे हैं, रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। लेकिन परमवीर सिंह का मुंबई पहुंचना और जांच में सहयोग करने की बात कहना एक नए तरह के युद्ध की शुरुआत है और इसमें बहुत सारी चीजें अब खुल करके आई। हालांकि मैं 26/11 वाले मामले पर ही आऊं, लेकिन आपने चूंकि इस पूरे डिस्कशन को एक बड़े दिलचस्प मैंने इसलिए कहा कि इतना पेच है इसमें, इतने सिरे खुले हुए हैं कि आदमी को समझ नहीं आया कि परमवीर सिंह किस मामले में। मैं परमवीर तो ये एक नया मामला आ गया कि भैया मोबाइल जो है आपने लिया था किससे? कसाब से। कसाब कौन? मुंबई हमले का आतंकवादी। वो मोबाइल कहाँ है? मैं इसमें एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ कि परमवीर सिंह जो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुझे सुरक्षा मतलब मुझे भरोसा नहीं है, वहाँ उस पुलिस पर भरोसा नहीं है जिसके वो खुद मुखिया रहे मुंबई पुलिस के, उन्हें वहां पर भरोसा नहीं। तो परमवीर को किस चीज का डर है? सिस्टम समझना बहुत जरूरी है आदित्य। परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उसके बाद वो होमगार्ड डीजी हो गए,
लेकिन वहाँ सरकार किसकी है? सरकार उस आदमी की है जिसके गठबंधन की सरकार है। जी। जो गृह मंत्री था वो उस पार्टी का है जो पार्टी सरकार में है। तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, यह जो अपनी जोड़ी है, ये मराठा है और इनकी अपनी शरद पवार ने किसी तरीके से वहाँ एक सरकार बनाई और बीजेपी को दरकिनार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शरद पवार उस सरकार की धुरी हैं और शरद पवार का सबसे करीबी आदमी अनिल देशमुख, जो कि आज की तारीख में गद्दी से बाहर जेल में है। अब पवार साहब को भी यह बात चुभ रही होगी। उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री चला गया, सरकार के ऊपर सवाल है कि आपका गृह मंत्री 100 करोड़ की उगाही कर रहा था, आपके पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया। उस व्यवस्था में चूंकि पुलिस तो मुख्यमंत्री के तहत आएगी, गृह मंत्री के तहत आएगी राज्य के, तो आप जब जाते हैं उस व्यवस्था के भीतर तो लाजमी है कि आप थे जब थे, लेकिन आज की तारीख में आपसे बहुत कुछ हिसाब बराबर करने की स्थिति बन गई है, तो उसमें आपको खतरा महसूस हो सकता है। बहरहाल परमवीर सिंह ने ये कह दिया है इस मामले पर भी, 26/11 वाले मामले पर भी, कि अगर मेरे से कुछ पूछा जाएगा तो मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, मैं न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखता हूँ। लेकिन सर सवाल यहाँ पर फिर से एक शक संदेह फिर खड़ा होता है, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मनीष तिवारी ने अपनी किताब में, आने वाली जो किताब है उसमें जिक्र किया कि जो कांग्रेस सरकार थी उस समय जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, हमारी सेना उस समय एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने उस समय इजाज़त नहीं दी। तो मनमोहन सरकार की आखिर ऐसी क्या कमज़ोरी रही, क्या दिक्कत रही, क्या परेशानी रही? आप उस बात को किस नज़रिए से इस खबर को किस नज़रिए से जोड़ पा रहे हैं? देखिए, हमारा जो देश है उसकी एक इमेज थी कि ये सॉफ्ट नेशन है, बराबर के साथ चलता है। हम नेटो के मेंबर सबसे पहले जो गुटनिरपेक्ष देश बने, कि हम रूस की लॉबी में, अमेरिका की लॉबी में नहीं हैं, हम अलग तरह की लॉबी अपना रखते हैं और वो गुटनिरपेक्ष किसी गुट में नहीं है। उसी तरीके से जो भारत की सरकारें पहले रही, जैसे मान लीजिए कि 1999 कांधार हुआ, वाजपेयी जी की सरकार थी, उसके 1 साल बाद में संसद पे हमला हो गया। अक्षरधाम टेररिस्ट अटैक था, मनमोहन सिंह के दौरान सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। लेकिन ये जो संसद पे हमला भी अपने आप में एक बड़ा हमला है, आपकी साख पर हमला है। इतना बड़ा देश है, उस देश की संसद जहाँ बैठती है, जहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठ रहे हैं, और उस आखिर मकसद तो उनका था कि संसद के भीतर घुस करके आप सबको बंधक बनाइए। अगर वो घटना हो गई होती तो दुनिया की इकलौती अपनी तरह घटना होती और बहुत भयानक होती, भयंकर होती, लेकिन तब भी हम वैसा कुछ नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह सरकार भी जो परंपरागत भारत की सरकार नहीं है उसी की तरह थी। मोदी सरकार के आने के बाद से ये पूरा टेम्परामेंट अप्रोच बदला है। आडवाणी जी ने एक बार वाजपेयी जी के दौरान, सरकार के दौरान कहा था कि हम बेसिकली प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर हमको आना चाहिए, कि हम जाकर के मारेंगे नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम पहले से एक्टिव रहेंगे। तो प्रोएक्टिव नेशन, और एक होता है कि हम अग्रेसिव कंट्री, जैसे इजराइल है, अमेरिका है। आपने 9/11 के बाद से कभी अमेरिका में आतंकी हमले नहीं सुने। इजराइल में आसपास के किसी भी देश पे एक मिसाइल गिरती है तो 100 गिराएंगे। तो मोदी सरकार के आने के बाद से भारत जो है उसने अपनी इमेज को बहुत बदला है, एक अग्रेसिव नेशन है। अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हो गई, फिर बालाकोट भी हो गया। तो ये, या फिर आप म्यांमार में जा करके और उग्रवादियों के कैंप पे हमला करके उनको खत्म कर देना, ये अपने आप में भी एक सिग्नल है कि हमारे जो दुश्मन देश के बाहर कहीं भी होंगे तो हम छोड़ेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन सर यहाँ पर एक सियासत भी नजर आ रही है। उस वक्त जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा, उन्होंने एक किताब लिखी है प्रॉमिस लैंड, उसमें इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने फ़ोन लगाया और मनमोहन सिंह साहब से बात की कि आपने कोई अटैक, मतलब इसके अगेंस्ट इसका जवाबी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो उनका कहना यह था कि साहब हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं उनकी भावनाएं न भड़क जाएं, और बीजेपी जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो इसका कुछ सियासी लाभ ना ले ले, तो हमने देश में और कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, मुस्लिम भावनाएं न बढ़ जाए, इसलिए हम थोड़ा शांत रहे ताकि माहौल ठीक रहे। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए, एक तरीके का तुष्टीकरण करने के लिए इतना बड़ा हमला झेल दिया?
ये आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार इस मामले में हमेशा इतिहास में कमज़ोर सरकार कही जाएगी, जिसने देश के स्वाभिमान, सम्मान और संप्रभुता तीनों के साथ समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी सरकार बची रहे, बनी रहे, चलती रहे। यह कई हलकों से, जैसे ओबामा की किताब का हवाला आप दे रहे हैं, मनीष तिवारी की किताब भी एक दूसरा हवाला हो सकती है, लेकिन कई जगहों पर इसका जिक्र आता रहा है कि तमाम देश के भीतर आक्रोश के बाद भी, गुस्सा के बाद भी मानस देश का तैयार था कि नहीं, इसका जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार जो थी वो चुपचाप खड़ी रही और इससे देश की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा था, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ऐसे में इस स्थिति में जो ये आरोप लगा रहे हैं एसीपी शमशेर खान, रिटायर्ड एसीपी, कि जो कसाब जिस फ़ोन के ज़रिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और यहाँ भी कुछ लोगों से वो बातचीत कर रहा था, 3 दिन तक ये पूरा हमला चला था उस समय। तो आपको क्या लगता है, अगर ये खबर में कुछ कड़ियाँ जुड़ती हैं, ये मामला सच होता है, तो ये कनेक्शन उस फ़ोन में क्या हो सकता है, कितना बड़ा धमाका हो सकता है, ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है? और कांग्रेस पार्टी जो लगातार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है, क्या वो इसका और बहुत भयंकर खामियाजा? मुझे आदित लगता है कि शमशेर खान के इस आरोप का जो समय है, वही उस आरोप की गंभीरता को ख़त्म कर देता है। दूसरा ये है कि इस तरह के मामले में दो ही लोग हैं, शमशेर खान हैं और उनके दोस्त मालिक ही हैं। इन दो के अलावा कोई दूसरा आदमी है नहीं। आशंका या शक इस बात का भी हो सकता है कि आप दो लोगों को किसी तीसरे ने तैयार किया हो और आप बोलें, क्योंकि रिकॉर्ड पे कहीं है नहीं। अगर वो वेंकटेश्वर साहब जो पहले कमिश्नर थे, एक कांस्टेबल कामले जरूर है जिनको इन्होंने कोट किया है कि इन्होंने ही वो फोन दिया, पकड़ाया था। हो सकता है कामले का बयान आए, माली का बयान आए, जो कि हम आज लगातार इस बात की कोशिश में हैं कि वो एसआई थे, जो आदमी आईओ है, उसके पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए, या उसको जानकारी होनी चाहिए कि ये एटीएस चीफ हैं, इनके पास मोबाइल है जो कसाब के पास बरामद हुआ है और वो मोबाइल ये मुझे देंगे, और उन्होंने आखिर तक नहीं दिया। तो कामले बोलेंगे, माली बोले, सिर्फ पठान के बोलने से मुझे लगता है कि ये एक वक्ती उबाल है जो जिसमें दम मुझे नहीं लग रहा है। बहरहाल इस खबर को जिस नज़रिए से राणा सर देख रहे हैं, उसके हिसाब से टाइमिंग पर सवाल तो यकीनी तौर पर खड़े हो रहे हैं, शक और सवाल ये बना हुआ है। बहरहाल इस मामले की जांच होगी तो बहुत सारी कड़ियाँ आगे निकल करके सामने आएंगी, लेकिन इस पूरे मामले पर जो हमने चर्चा की है, इसकी बहुत बारीकी समझ आपने ज़रूर यहाँ पर समझी होगी। इस बेहद विशेष विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, इसे लेकर के आप कमेंट कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।